हम वापस आ गए। वो पूछते हैं हमसे कि हम कौन है मालिक। तुम बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। मंच मेरी मजबूरी, शौक मेरा शमशीर। नमस्कार। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं हूं सृष्टि श्रीवास्तव और हमारे साथ मौजूद हैं साहब कहें या विनीत जी कहें। वैसे तो फिलहाल सब कोई इनको साहब कह रहा है, हर कोई इनको देख के सलाम साहब साहब आप कैसे हैं। तो फिलहाल यही सारी चीजें चल रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विनीत कुमार सिंह जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहले कि आपने हमसे बात करने के लिए अपना टाइम निकाला। धन्यवाद सृष्टि, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि रंगबाज में आपकी एंट्री कैसे हुई, कहाँ से आपने स्टोरी हाँ, उठाया। एक्चुअली इसके जो प्रोड्यूसर हैं अजय राय, हम लोगों की मुलाकात हुई और अजय के साथ पहले मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर और मुक्काबाज की है, तो ही इज माई लकी चार्म। तो अजय ने मुझे बताया रंगबाज के बारे में और नवदीप से मुलाकात हुई। नवदीप सिंह जिन्होंने मनोरमा, 6 फीट अंडर और NH10 ये फिल्में डायरेक्ट की हैं, जी। और मैं हमेशा से नवदीप सिंह के साथ काम करना चाहता था। वो इस शो में शो रनर हैं। तो मुझे जो ब्रीफ दी गई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उस समय स्क्रिप्ट लिखी नहीं, हाँ। लेकिन मैंने हाँ कर दी, बिकॉज मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि अगर बढ़िया लिख गई तो ये कुछ अच्छा बन सकता है। तो ऐसे शुरुआत हुई थी। तो मतलब अभी तो ऐसा है कि सबके दिमाग में और सबके हाथों में भी रंगबाजी चल रहा है। रंगबाजी अभी तक खत्म नहीं हुई है और ये खत्म अभी होगी भी नहीं। बिल्कुल। बहुत लंबा खुमार चढ़ा है सबके ऊपर रंगबाजी का। तो क्योंकि जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, जो सिवान से बिलोंग करते हैं, वो क्लियरली इसको आप जानते हैं कि मोहम्मद साहबुद्दीन की कहानी बता रहे हैं। हालांकि बिल्कुल 100% नहीं कह सकते उसको, हूबहू नहीं है। चीजों को काल्पनिक मतलब रंग रूप भी दिया गया है, काल्पनिक तौर से भी चीजों को घुमाया गया है। लेकिन हम जानना चाहेंगे विनीत जी से कि आपके अकॉर्डिंग ये कितना साहबुद्दीन की कहानी से रिलेटेबल है। जी, मुझे जब भी रंगबाज की के बारे में जब भी बताया गया, जब मैं आया हाँ जी। तो सिद्धार्थ से बात हुई। सिद्धार्थ मिश्रा जो इसके राइटर हैं। तो ये बायोपिक नहीं है किसी की, लेकिन हाँ इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। क्योंकि अगर कोई राइटर जो कुछ भी लिखता है वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो भी चीजें हैं वो आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, और उन चीजों से आप इंस्पायर होते हो। जैसे कोई अगर आप एक लव स्टोरी लिख रहे हैं और आपने कॉलेज में किसी लड़के या लड़की को देखा है ना, तो कहीं ना कहीं वहां से एक इंस्पिरेशन आप लेते हो। तो दिस इज नॉट अ बायोपिक, लेकिन हाँ इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, और ये डिस्क्लेमर जाता भी है उसमें। सर तो अभी जो आपने यहाँ तक जो बात कह दी साहबुद्दीन के बारे में, नहीं मतलब एक बायोपिक नहीं है, लेकिन ये सीरीज वैसे तो हम उसको पूरी की पूरी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म कहेंगे। लेकिन क्योंकि एपिसोड वाइज है एपिसोड वाइज है और ये एक वेब सीरीज है। और आप खुद भी बहुत अच्छा लिखते हैं, आपके लेखनी को लोगों ने देखा है। तो आपके मतलब कितनी चीजों को, कितने डायलॉग्स को आपने खुद मॉडिफाई किया या आपने उस चीज को परखा कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन जो है हम कर सकते हैं। हाँ, कि होता ये है कि स्क्रिप्ट लिखी होती है, उसको मैं फॉलो करता हूँ और मैं अपना काम शुरू कर लेता हूँ। उस प्रोसेस में जो जो चीजें होती हैं मैं उसमें इनपुट्स अपने देता जाता हूँ। बट मैं फोर्स नहीं करता किसी को, नहीं नहीं मैंने बोला है आप ऐसा करो। मैं ऐसा नहीं करता। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये कोलेबरेटिव वर्क है, सब मिलजुल के ही करते हैं। अब जैसे ये सीरीज शुरू होने के 4 महीने पहले से मैंने काम करना बंद कर दिया था, और उसका एक रीजन था। तो जब आप काम करते हो किसी किरदार पे, किसी चीज पे, तो बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, तो मैं शेयर करता था राइटर से, शो रनर से। तो जो भी चीजें अच्छी लगती थी वो हो जाती हैं। तो यही तरीका ही है, हम लोग कोलेबरेट करते हैं।
अब बाकी ठीक है, लिखने की वजह से दिमाग में 10 चीजें आती हैं, मैं उसको शेयर करता हूँ, जो पसंद आता है वो रख लिया जाता है। अब जैसे कहीं भी इम्प्रोवाइज तो अनुराग सर की फिल्म में जब मैंने काम किया, इनफैक्ट उसके पहले भी, तो इम्प्रोवाइजेशन नेचुरली मैं करता ही था हमेशा से। तो जहां मौका मिलता है वहां करता हूँ, जहां डायरेक्टर अलाउ करते हैं कि नहीं नहीं अगर कोई चीज आ रही है तो आने दो, तो वहां करता हूँ। वैसे इसमें तो भी ऐसी ऐसी चीजें इम्प्रोवाइज जहां जहां हुआ है किया गया है। वैसे तो विनीत जी, आपकी एक्टिंग को सबने बहुत सराहा है, बहुत ज्यादा पसंद किया है। मुक्केबाज के टाइम से ही बहुत ज्यादा इंतजार था आपके अगले काम का कि आपकी अगली फिल्म आएगी। बीच में हमें खबरें भी आई कि आपकी एक फिल्म की शूटिंग हुई है, वो रिलीज होने को तैयार है, हालांकि अभी तक वो हुई नहीं है। लेकिन बीच में आपने ऐसा ये रंगबाज का भौकाल चढ़ाया कि मतलब यहाँ तो एकदम गर्दा हो गया। इसके आगे अब। हाँ, मैं एक्चुअली मैं भी बहुत खुश हूँ, जी। बिकॉज रंगबाज बहुत पसंद की जा रही है। जी। और मैंने तो खैर ईमानदारी से काम किया, हमेशा वैसे ही काम करता आया हूँ। और मैंने ये नहीं सोचा था कि रंगबाज की रिलीज के बाद, मुझे ये था कि हाँ यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, अपने यहाँ अपने देश में हाँ, अलग हाँ। अलग जगह से फोन्स आएंगे, दोस्तों के मैसेजेस आएंगे। लेकिन मैं बहुत सरप्राइज हुआ जब ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, मॉरिशस, गल्फ कंट्रीज, ऐसी जगहों से मैसेजेस और कॉल्स आने शुरू हुए। तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि लोग अगर पसंद ना करते तो इस तरीके से वो मुझे अप्रोच ना करते। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस तरीके से आम आदमी का फीडबैक आ रहा है, वो साफ समझ में आ रहा है कि ये शो कहीं ना कहीं, और ये किरदार हारून शाह अली बेग का कहीं ना कहीं उनके दिल में उतर गया है। बहुत 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 बेहतरीन सीरीज है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हर तरीके से मतलब आम जनता हो, आपके फैंस हो, आईएमडीबी की रेटिंग हो, जितनी भी चीजें हो, सब में बिल्कुल खरी उतरी है। और हाँ, मैं जैसे देख रहा हूँ बहुत सारे रील्स बन रहे हैं, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं हाँ जी। डायलॉग्स के, तो अच्छा लग रहा है। विनीत जी, फैंस एक जो बार। है हारून शाह अली बेग का कुछ ना कुछ अपने तरीके से क्रिएटिव पोस्टर्स बना के शेयर कर रहे हैं, हाँ, तो अच्छा लग रहा है, इट्स गुड। एकदम छाया हुआ है, इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल छाया हुआ है। तो अभी हम तो कहेंगे तो उस तरीके की फील नहीं आएगी, लेकिन अगर साहब खुद अपने अपने मुंह से अगर वो डायलॉग वापस से बोलेंगे तो मजा आ जाएगा। तो एक वो जो स्टार्टिंग में है ना, कि साहेब आ गए हैं, वो हमें सुनना है। हम्म। हम्म। हम वापस आ गए, वो पूछते हैं हमसे कि हम कौन है गालिब, तुम बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। बहुत बेहतरीन। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने हर एपिसोड को, जैसे ऐसे खत्म हो गया एपिसोड, उसके बाद फिर लगता है कि इसको रिपीट पे चला के देखते हैं, कहीं कुछ मिस तो नहीं ओ। हुआ। कोई एक एक बारीकी पे सबकी नजर रह रही है। वो सीरीज में एक एक एपिसोड्स को इतने, कहते हैं ना, बिल्कुल परख परख के बनाया गया है कि 6 एपिसोड्स में पूरी कहानी समेट दी गई है। तो हम्म। आपके लिए हम्म। कितना अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने शुरुआत में साहिब के यंग एज से लेके उनके एक जिस अवस्था में पहुंच गए थे, जब जेल में थे, उनकी उम्र बिल्कुल। बढ़ गई थी, तो उन सबको आपने निभाया उन 6 एपिसोड्स में। तो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? बहुत ही बढ़िया था। एज एन एक्टर मुझे ये चीज, इसी चीज ने अट्रैक्ट भी किया था कि मैंने रंगबाज से पहले कभी पॉलिटिशियन का किरदार नहीं निभाया था। और ऑर्गेनाइज तरीके से अपराध की दुनिया में कोई अपनी व्यवस्था चलाता है, इस तरीके के किरदार भी नहीं किए थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर की थी, लेकिन उसमें वासेपुर में दानिश खान का जो मेरा किरदार था, वो परिवार का सबसे सीधा लड़का था। वो हाँ सबसे सीधा लड़का था। वो मोहब्बत करता है और शादी करता है, वो नहीं चाहता लड़ाई झगड़े में। फाइनली वो शुरू होती है, अनफॉर्चुनेटली उसकी भी लाइफ में वही सारी चीजें। लेकिन वो ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ एकदम से सिस्टम चला रहा हो, वो वैसा नहीं था। इस बार साहिब उस एकदम चीज में अलग रंगा है। हुआ, साहिब पूरा उस चीज में हाँ, रंगा हुआ। साहेब
हाँ, साहिब की दुनिया बहुत अलग थी और मुझे किरदार बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और जो जर्नी मैं जब पढ़ना शुरू किया तो जी। मुझे ये दिखा कि मुझे 18-20 साल से लेकर के तकरीबन 50 साल तक, ये 30 साल की जर्नी प्ले करनी है एज एन एक्टर, ऐसा कम मिला करता है। हम्म। प्लस अपराध और राजनीति का जिस तरीके से इसमें मिक्स हुआ है रंगबाज में, वो बहुत ही कमाल है। और उसे सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा लिखा है, जो राइटर है। और सचिन ने बहुत अच्छी तरीके से उसे डायरेक्ट किया, सचिन पाठक ने। जी। और सचिन के साथ ये मैं पहली बार काम किया, लेकिन बहुत मजा आया, इज वेरी गुड। और साहिब का जो किरदार है वो सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा वो लिटरेचर पढ़ता है, जो उसकी जुबान में, उसके बातचीत करने में, उसके तौर तरीके में दिखती है, वो वो सलीका नजर आता है। जी। साहिब को संगीत से प्यार है, वो पुराने गाने सुनता है, पाकीज़ा के गाने लगा के सुनता है ना। अपने सना से वो भयंकर वाली मोहब्बत करता है। और अपने अच्छा, परिवार के लोगों से, जी। उनसे, अपने परिवार के लोगों से वो बहुत अटैच्ड है। तो एक तरफ काम ऐसा जहां आप अपराध की दुनिया में हो और राजनीति की दुनिया में हो, आप पावर से डील कर रहे हो, वहीं आपकी ही उस किरदार की पर्सनैलिटी का दूसरा हिस्सा इस तरीके का है। तो ऐसा कम मिला करता है सृष्टि एक्टर्स को। तो तो ऐसा यही नहीं है। वजह भी थी। हाँ, यही हाँ। वजह भी थी कि मैंने हाँ किया, कि कुछ नया करना है और मजा आएगा। और इसकी, और यही कारण है जिसकी वजह से मैंने 4 महीने पहले से काम करना बंद किया। पूरे सीरीज में आपको देखकर मतलब एक वक्त के लिए ऐसा होता है कि शुरुआत होती है, अ, वो उम्मीद, क्योंकि हम अभी शुरू करते हैं देखना तो वो उम्मीद नहीं रहती। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड बढ़ता है, पहला एपिसोड बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम अगले एपिसोड के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि हम बाद में देखेंगे। वो देखते चले हम्म, जाते हैं, जो शुरू कर रहा है वो एंड करके ही छोड़ रहा है। बिल्कुल ये वही हो रहा है। और और ये जो चीज मुझे हाँ अच्छी जी। लग रही है। और नहीं, सबसे अहम सवाल ये है कि जिसने भी उस सीरीज को देखा है, और क्योंकि हर कोई देख रहा है, तो बाद में जहन में ये सवाल जरूर आ रहे हैं, क्योंकि एक्टिंग बहुत लोगों ने की, लेकिन जो 6 एपिसोड में आपने जो ठहराव दिखाया उसमें, जो खुशी है तो एक्सप्रेशन, जो जब भी दंगे हो रहे हैं, जब भी हमला हुआ घर पे तब एक्सप्रेशन, वो जो किरदार आपने निभाया, जो ठहराव आपने दिखाया, वो इतना मुश्किल लगा और आपके लिए वो इतना आसान था, वो समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा ही मुश्किल रहा। तो सी, मैं कहीं ना कहीं, स्क्रिप्ट मेरे लिए एक ऐसी टॉर्च होती है जो बहुत कुछ दिखाती है। और डायरेक्टर सचिन पाठक, राइटर सिद्धार्थ मिश्रा, सिद्धार्थ वाज ऑलवेज, मतलब सिद्धार्थ मतलब कमाल का बंदा। मैंने पहले दिन से आखिरी दिन तक सिद्धार्थ को सेट पे देखा है। ऐसा कम होता है कि राइटर जो है इतना इन्वॉल्व हो। तो हम लोग खूब सारा डिस्कशन करते थे। फिर जी की क्रिएटिव टीम वहां रहती थी, तो उसमें रोहित है, रोहित से काफी बातचीत होती थी। तो मैं सबको सुनता हूँ, सारी चीजें सुनता हूँ, और फिर जो चीजें मुझे ये लगती हैं कि हाँ, इस तरीके से मुझे अप्रोच करना चाहिए, तो वो कोशिश की जाती है। और इस जब आप सीरीज प्रिपरेशन करते हैं, जैसे हारून शाह अली बेग की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो जी। हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पहले किरदार की लाइंस वाइंस पे नहीं जाता। मेरा मेरा प्रयास ये होता है कि मैं हारून शाह अली बेग के दिमाग को पहले समझ लूं कि ये सोचता कैसे, ये ऐसा क्यों सोचता है, ये ऐसा इस सिचुएशन में क्यों करता है। वो क्यों को मैं खोजने की कोशिश करता हूँ, जिसके लिए मैं उसकी फैमिली में जाता हूँ। उस फैमिली में उसके रिश्ते किसके साथ कैसे हैं, उसके दोस्त कैसे हैं, वो अपनी जिंदगी से चाहता क्या है, उसको किस बात की ऐसी अंदर बेचैनी है जो उसे परेशान करती है, वो पाना क्या चाहता। तो जब ये सारी चीजें मुझे मिलती हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं हारून शाह अली बेग की सोच समझ आती है, उसका दिमाग समझ आता है। और जब ये चीज समझ आ जाती है, तो मैं कहीं ना कहीं इस क्लैरिटी को महसूस करता हूँ कि अगर कोई सिचुएशन आई
जैसे उसके घर पे जब अटैक हुआ तो ये आदमी कैसे रिएक्ट करेगा? ये आदमी चीख नहीं सकता, चिल्ला, बिकॉज इसका ये फंक्शन करता रहता है हमेशा। तो वो फिर उस चीज को अप्रोच करना आसान हो जाता है कि मैं इसको कैसे करूं। अदरवाइज जब गोलियां चल रही हैं तो बहुत आसान है ये करके, एकदम हड़बड़ाहट में आप आ रहे हो बिकॉज आप अभी गोली चला के आ रहे हो, और एकदम से पैनिक में आप डायलॉग्स बोल रहे हो इमोशनल। जबकि ये मुझे लगा हारून शाह अली बेग शायद ऐसा ना करे। जी। तो एकदम बहुत ठहराव दिखता है, चाहे बाहर सब तूफान मचा हो, चारों तरफ जो है तूफान मचा हुआ है, लेकिन ये आदमी एकदम समंदर के जैसे शांत। तो वही कंट्रास्ट लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो और जहां इसका आपक होता है, जहां पे हारून शाह अली बेग का आपक होता है, ऐसा लगता है ज्वालामुखी फट गया, तो वो भी चीज नजर आती है। लेकिन तब भी आवाज नहीं आती। हाँ। उसके सारा अली बेग के दिमाग ने खलबली मचा दी है, लेकिन जबान वही रही है पूरे हाँ, एपिसोड। जुबान, जुबान हमेशा साफ रही। हाँ जी। तो ये एक जो साफ जुबान वाली बात है ना, इसको हम सीरीज से भी कनेक्ट कर रहे हैं कि अभी तक ओटीटी पे, क्योंकि सेंसरशिप वाला ऐसा कोई मामला ओटीटी पे है नहीं। ओटीटी पे हर तरह के कंटेंट जो है वो मौजूद है आज के टाइम में, और ओटीटी का दायरा बहुत बड़ा है। हर तरह की सीरीज, हर तरह की फिल्में उस पर रिलीज की जा रही हैं। ऐसे में रंगबाज का आना, जिसमें गालियां ना बराबर हो, कोई अभद्र अश्लील ऐसी कोई सीन ना हो, आप उसको परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव जो है सामने आया है ओटीटी के टाइम पे। तो आपने इस चीज को भी परखा था, आपको पता था ये सब कुछ, या फिर स्क्रिप्ट जो है चलती गई और बाद में पता चला कि काफी नीट क्लीन और बहुत सही तरीके से ये सीरीज जाने वाली है? सी क्या होता है, कई बार आप इम्प्रोवाइज करते हो तो उसमें आप गालियां यूज कर सकते हो। बट मैंने जब भी प्रिपरेशन की थी साहिब की, तो मुझे ये दिखा कि जो किरदार महिलाओं की इतनी इज्जत करता है, जो किरदार अपने माँ बाप की इतनी इज्जत करता है, जो किरदार किसी के साथ अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं कर रहा है, यू नो, और जिस जिसका बचपन इस तरीके से रहा है, मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि इतना पढ़ा लिखा इंसान, और जो महिलाओं की इस तरीके से इज्जत करता है, उसकी जुबान साफ हो, वो गाली गलौज नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये इंटेंशनली मेरा ये प्रयास था कि कहीं भी किसी भी सीन में मैं स्लिप ना करूं उस दिशा में। बिकॉज बहुत आसान होता है कि आप ऐसी जिस दुनिया में है ये कहानी, वहां पे आप गालियां दे लो। लेकिन वही चीज अच्छी लग रही है कि पावर इतनी, साहिब की पावर इतनी कि एक इशारे में दुनिया उजाड़ दे, एक इशारे में किसी की दुनिया बना दे, सरकार गिरा दे, सरकार बना दे, इतनी पावर, लेकिन ठहराव इतना। तो वो अच्छा लगता है। तो अभी तो क्योंकि सीरीज जो है वो एकदम बम्पर तरीके से चल रही है, एकदम गर्दा मचा हुआ है, जलवा है उसका। तो आप खुद जो है बनारस से बिलोंग करते हैं। हमने अभी आपके पिताजी की भी तस्वीर देखी थी, जो कि काफी ज्यादा आपके हम्म। ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। उनकी फोटो है आपके होर्डिंग के आगे। तो अभी वहां से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? इसके बाद आप रिलीज के बाद आप घर गए होंगे। घर नहीं जा पाया, लेकिन रिस्पॉन्स ऐसा है जिससे दिल खुश हो जाता है। वो तस्वीर देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे दुनिया के सारे पुरस्कार मिल गए। क्योंकि लंबे समय तक पापा को एक ऐसी स्थिति में रहना पड़ा था जहाँ पे उनके पास ये जवाब नहीं था। लोग पूछते थे कि डॉक्टर साहब, आपका वो जो डॉक्टर बेटा मुंबई में है, वो इतने साल से कर क्या रहा है? और ये बहुत चुभता हुआ सवाल था उनके लिए। कहीं भी शादी में जाते थे या मिलना जुलना होता था, तो ये सवाल उनके सामने आता था, जिसका कारण मैं था, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे पाया था लंबे समय तक कि पापा किसी को कुछ बोल सके। और ये चीज मुझे चुभती थी, और वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में आके ये सब करूं। और वो लंबे समय तक वो चीजें चलती रही। आज जब मैंने वो फोटो देखी, मेरी बहन ने उसे पोस्ट किया, तो मैं तो विश्वास नहीं कर पाया कि ये पापा हैं। क्योंकि मैंने बचपन से उनकी जेब में कलम देखी है, और सुबह 5 बजे उठ के वो मैथमेटिक्स के कुछ ना कुछ फॉर्मूले सॉल्व करते रहते हैं।
उनके बेड पे किताबें, उनकी टेबल पे किताबें, यही देखा है मैंने। तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता कि वो होर्डिंग के नीचे खड़े होके उनकी फोटो मुझे देखने को मिलेगी। मतलब मुझे लगा मैं जग जीत गया, गंगा नहा लूं। ये बहुत सोचने वाली बात है कि मतलब आपके पापा जो है वो पूरी वो पढ़ाई की, मतलब आपका पूरा जो बैकग्राउंड है पढ़ाई का ही रहा है। आप खुद मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो मेडिकल से अचानक से आप, हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे इसको, लेकिन हम ये जरूर जानेंगे कि आपका मेडिकल से ध्यान कब गया एक्टिंग की ओर। आप मेडिकल से ध्यान नहीं गया था एक्चुअली। ये बाहर से देखने पे ऐसा लगता है, सच्चाई ये है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आना था, इसलिए मैं मेडिकल में गया। उसकी वजह मैं बहुत कम मैं बता रहा हूँ। मुझे ना 14-15 साल में इस बात का एहसास हो गया था कि ये वो काम है जो मुझसे कुदरती होता है, और ये वो काम है जिसे मैं करता हूँ तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप होता है, और मुझे बहुत खुशी मिलती है ये करके। तो मैंने ये तय किया था कि मैं इसी में जाऊंगा। लेकिन जब मैं एक्टर्स के इंटरव्यूज वगैरह पढ़ता था, उस समय अखबार था, उस समय सोशल मीडिया तो थी नहीं, तो एक कॉमन चीज थी कि हर कलाकार जो बाहर से आ रहा है उसको संघर्ष बहुत करना पड़ता है। तो ये बात मेरे जहन में बैठ गई थी कि ये जो संघर्ष वाला पूरा हिस्सा है, इसको मैं कैसे मैनेज करूंगा, क्योंकि पापा तो साथ देंगे नहीं, और अगर उन्होंने हाथ खींच लिया तो मैं बॉम्बे में मेरे पैर टिकेंगे कैसे। तो मेरा प्लान उस समय ये था कि अगर मैं मेडिकल कॉलेज में चला गया, अदरवाइज मैं एनएसडी जाना चाहता था, मेरा बहुत मन था। लेकिन मैंने मेडिकल की प्रिपरेशन की और एग्जाम दे दिए थे सीपीएमटी के। थोड़ा वक्त था तो मैंने बीएचयू में एडमिशन भी ले लिया था ग्रेजुएशन के लिए, कि ग्रेजुएशन हो जाए तो मैं एनएसडी भागूं। लेकिन तब तक सीपीएमटी का रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने एडमिशन हरिद्वार इसलिए लिया कि हरिद्वार से दिल्ली पास है। उस समय हरिद्वार उत्तर प्रदेश में ही हुआ करता था, मतलब उत्तराखंड अलग नहीं था। हाँ जी। ये तब की बात है। और वहां पे मैंने एडमिशन लेने के बाद हर फ्राइडे में भाग जाता था दिल्ली। अच्छा। एनएसडी जाता था, वहां लोगों से मिलता था, प्ले देखता था। फिर जब मेरी मिनिमम अटेंडेंस हो जाती थी कि अब मुझे एग्जाम में बैठने से नहीं रोकेंगे, तो मैं पूरी तरीके से मेडिकल कॉलेज से गायब। तो ऐसे मैं लंबे समय तक करता रहा, और ये वजह थी कि मैं मेडिकल में आया। और प्लान ये था कि अगर मेडिकल में हो गया तो मैं शाम को प्रैक्टिस कर लूंगा मुंबई में, और सुबह स्ट्रगल कर लूंगा, तो मेरे पैर टिके रहेंगे संघर्ष के दिनों में। इसकी वजह से मेडिकल किया। तो माना कि जैसे आपके पापा का बहुत ज्यादा पहले रुचि नहीं था इन सब चीजों में, वो ज्यादा इस चीज को प्रेफरेंस नहीं दिया करते थे, लेकिन आपकी बहन का आई गेस सपोर्ट ज्यादा रहा है आपकी हाँ, एक्टिंग को लेके। बहुत बहुत। मेरी छोटी बहन, मेरा छोटा भाई, जी। ये दो ऐसे लोग हैं, मतलब हम तीन लोगों ने प्लान किया था कि ये करना है, ये और वो तीनों हमेशा भाई बहनों हमेशा का मेरे साथ रहे। ये तीनों के भाई बहनों हम्म। का मास्टर प्लान था कि दिल्ली से हरिद्वार जाएंगे, हाँ, एक्टिंग करेंगे। हाँ, हाँ, कि ये करना है, और हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। तो लिटरली हम लोग पैसे इकट्ठे करते रहते थे कि जाना है तो होगा कैसे, है ना। गुल्लक गुल्लक फोड़ के हम लोगों ने काम चलाए। तो बहुत लंबा रहा है वो, बहुत, और बहुत खूबसूरत भी रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। बाद में जाकर के वो मेरी छोटी बहन और मैंने, हम लोगों ने मुक्काबाज लिखी, जिससे मेरे करियर में एक बड़ा चेंज आया। जी। तो उस समय तो ये पता नहीं था कि जर्नी ऐसी होने वाली। तो सम हाउ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो दोनों मेरे स्ट्रगल के साथ इनडायरेक्टली वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। बहुत बड़ा हाथ रहा है उनका कि आज हमारे सामने विनीत जी साहब के रूप में बैठे हुए हैं। बहुत ज्यादा बड़ी चीज है ये। तो आपके वैसे तो सोशल मीडिया पे ज्यादा आप अपने घर की चीजें भी आप डालते हैं, आप बनारस दिखाते हैं, आपने फिल्म की चीजें डालते हैं, फिल्म से रिलेटेड आपके पोस्टर्स वगैरह डालते हैं। लेकिन आपके कमेंट सेक्शन में अगर जाएं या फिर आपका सोशल मीडिया हैंडल देखें, तो आपके फैंस बहुत ज्यादा बारीकी से आपको मतलब खोजते हैं कि आप घर कहाँ है, और आप कहाँ कहाँ घूमते होंगे, आप क्या खाते होंगे। तो फैंस जो है वो स्टार्स को, अपने फेवरेट स्टार्स को बहुत ज्यादा ढूंढते हैं, उनसे रिलेटेड चीजें जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही आपके इंटरव्यू के पहले हमने भी
कुछ लोगों से पूछा, आपके फैन से पूछा कि विनीत जी आ रहे हैं, आप फटाफट से क्वेश्चन बताइए, और हम सारे सवाल तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन 4 से 5 सवाल तो हम जरूर लेंगे। तो मैं ठीक है। आपके लिए वो 4-5 सवाल जो है उठा के लाई हूँ। तो सबसे पहला हम्म। तो, आपकी फिल्म जिसने आपको एक नया ही नाम दे दिया, मुक्केबाज, तो उसके सीक्वल के बहुत सारे सवाल आए हैं कि सीक्वल कब आ रहा है। थोड़ा धैर्य धरे, अभी रंग का मजा लें, जी। रंगबाज का मजा लें। हाँ, मैंने और मेरी बहन ने कुछ लिखा है। एक स्क्रिप्ट हमने मिलके लिखी है, और एक स्क्रिप्ट मेरी बेचैनी देख के मेरी बहन ने मेरे लिए और लिखी है। तो दो स्क्रिप्ट है हम लोगों के पास, और कुछ बढ़िया लेकर आएंगे। और सबसे आपका क्रेजी फैन मोमेंट क्या रहा है अब तक का, रंगबाज के बाद भी? और बहुत बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे रहे हैं, और वो अच्छा लगता है। मेरे लिए, मुझे एक लड़के ने बताया कि मुक्काबाज देखने के बाद मैंने अपने पापा से शिकायत करना बंद कर दी, क्योंकि उसको ये था कि वो हमेशा से इस बात के लिए कंप्लेन करता था कि मैं कोचिंग में तब जाऊंगा जब आप मुझे साइकिल खरीद के दोगे। और उसके पिताजी की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि उसके लिए साइकिल अफोर्ड कर सके, लेकिन उसने मुक्काबाज देखी और अपनी चीज को पाने के पीछे का पैशन देखा, और उसने ये तय किया कि साइकिल वजह नहीं हो सकती मुझे मेरे सपने पूरे करने के लिए। साइकिल हो चाहे ना हो, उसके सपने पूरे होंगे। और उसने कंपटीशन क्रैक किया। तो मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं कि आप आप अगर आपकी पॉजिटिवली किसी फिल्में चीज को लें। इंस्पायर कर रही है लोगों को। हाँ, अभी मैं दिल्ली में था, सृष्टि, तो वहां पे इंटरव्यूज हुए, और जो जर्नलिस्ट थी जी। उनके साथ बैठे थे हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में। तो उन्होंने एक किस्सा बताया। बताया, विनीत, एक लड़का हम लोगों के साथ था यहीं पे, और वो बहुत बेचैन रहता था। उसको था कि मन नहीं लग रहा है, जो काम, मतलब वो मीडिया में ही था, कि जो काम है यार, ये यही करने नहीं आया हूँ, मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ ये करना है वो। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ कैसे, छोड़ दूं तो होगा क्या। हाँ। उस बीच उसने मुक्काबाज देखी, और मुक्काबाज देखने के बाद आके बोला, मैंने तय कर लिया मुझे करना क्या है। मैंने तो बोला, हुआ क्या? बोला, भाई मैंने मुक्काबाज देखी है, और मेरे को ना दिशा मिल गई है। अभी जो मैं जो कर नौकरी भाड़ में जाए, मैं जो करना चाह रहा हूँ मैं करूंगा, और मुझे ये नहीं पता है मैं करूंगा कैसे, लेकिन मैं करूंगा। और जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये चीज बताई सब, और ये बताया कि आज की डेट में वो बहुत बड़ा आदमी है। उसको अपनी राह उसने मिली। 4 साल में, हाँ, उसने 4 साल में वो अचीव कर लिया जो पूरे ग्रुप में किसी ने नहीं किया। उसने अपनी कंपनी खड़ी कर दी। बहुत बड़ा चेंज है ये ये। ये बहुत। मैं बात कर रहा हूँ, मैं 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो इस तरीके की कहानियां मुक्काबाज से जुड़ी हुई हैं लोगों की पर्सनल लाइफ में। एक अगला थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि रंगबाज में तो हमने देखा कि आपकी खुशी, आपका गुस्सा, सब कुछ एक बराबर था। आपने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी। लेकिन जब आपने खुद रंगबाज देखी, पूरी सीरीज साथ में, और उसके बाद जब आपने देखा कि ये बिल्कुल धूम मचा रही है, तो आपने पर्सनली इसको कैसे सेलिब्रेट किया? किस चीज को? आपने अपने रंगबाज को, लाइक रिलीज के बाद, रंगबाज की सेलिब्रेशन आपकी खुद की कैसी रही, आपने खुद कैसे सेलिब्रेट किया? मुझे सेलिब्रेट करने का कोई मौका नहीं मिला है। मुझे ना बहुत सुकून मिलता है जब कोई अच्छी चीज बन जाती है। वही सुकून मेरे अंदर जो है ना, मेरे अंदर की कस्तूरी वही है। और वो मैं हमेशा महसूस करता हूँ, उस खुशबू को, उस शांति को। और मैं लगातार प्रमोशन में लगा हुआ हूँ, ताकि लोगों तक पहुंच सकूं, लोगों से जुड़ सकूं, और उनकी रंगबाजी देख सकूं। अपनी रंगबाजी के बारे में तो खैर Z5 पे है रंगबाज, वो देख ही रहे हैं। तो मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों को सुन रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है। और एक आखिरी सवाल आपके लिए कि इतनी ज्यादा अच्छी सीरीज और इतनी अच्छी अच्छी फिल्में करने के बावजूद ज्यादा एड्स में क्यों नहीं दिखते हैं आप? और एक जो कहते हैं सेलिब्रिटी वाला जो फील जो लेते हैं स्टार्स, तो
उस तरीके का फील आप लेते नहीं। आप इंस्टाग्राम पे लोगों को कमेंट पे रिप्लाई करते हैं और लाइक लोगों से जुड़ते हैं, बहुत ज्यादा ही कनेक्ट करते हैं आप लोगों से, तो उस चीज को लोग फील करते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठाते हैं कि आप उन चीजों में ज्यादा एक्टिव क्यों नहीं होते जो कि एक सेलिब्रिटी के तौर पे लोग सोचते हैं कि मे बी ये इंसान हमें भूल जाएगा और उस लेवल पे दिखाएगा। नहीं नहीं, वो सारी चीजें भी होंगी। हाँ जी। मैं एक्चुअली मुक्काबाज के बाद 1 डेढ़ साल खूब खूब लग के शूट की थी। उसके बाद लॉकडाउन वगैरह आ गया, हाँ जी। और लॉकडाउन जब आया तो सब परेशान थे। थोड़े दिन मैं भी परेशान रहा। फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने, जो मैंने बताया कि हमने लिखना शुरू किया, तो हमारे 1.5 2 साल ऐसे ही चले गए। और उसके बाद वापस काम करना शुरू किया, तो उसमें ये पहला काम आया है बाहर, रंगबाज। इसके बाद आपको सिया देखने को मिलेगी, फिर दिल है ग्रे देखने को मिलेगी, फिर अगर आधार आई, जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ, आधार देखने को मिलेगी। तो लगातार काम करता रहा हूँ। एक्ट वगैरह भी आगे करूंगा, अभी एक ऐड करके आया हूँ। तो हम बात कर रहे थे आपकी फिल्म आने वाली है जो सिया, उसकी। तो फटाफट से आप पहले हमें ये बताइए कि वो आएगी कब। वो 16 सितंबर को आ रही है। और नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। हाँ जी, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिल सकती है। आई थिंक वो पहले थिएट्रिकल रिलीज है, उसके बाद किस प्लेटफॉर्म पे आएगी पता चल जाएगा। और सर आधार का बहुत लंबा इंतजार जो है अभी तक हो रहा है, तो ये आधार जो है कब तक हमारे आंखों के सामने आएगी। मैं खुद भी इंतजार कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे लिए आधार एक बहुत जरूरी फिल्म है। मेरे लिए वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है। इनफैक्ट मुक्काबाज के बाद मैंने अपनी पूरी फिजिकलिटी उस फिल्म के लिए ब्रेक की थी, आधार के लिए। हाँ और जी। पॉटरी सीखी, बहुत सारा लंबा वक्त दिया उस फिल्म को। तो इट्स नॉट जस्ट अ फिल्म फॉर मी, मेरे लिए वो 18 साल की मेहनत के बाद मुक्काबाज है। उसके बाद 1 साल उसमें और आप ऐड कर लीजिए, तो मेरे लिए 19 साल की मेहनत का परिणाम है आधार। तो आई एम ऑल्सो वेटिंग। और बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनका करियर उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके लिए वो एक तरीके से डेब्यू फिल्म, या कुछ एक ऐसे कलाकार हैं जिनको होता है ना कि कोई एक ऐसा रोल पहली बार ऐसा मिला है जिसकी वजह से वो जाने जाएंगे। तो हम मैं जब सोचता हूँ तो मुझे खुद बड़ा अजीब सा लगता है। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। कहाँ फंस मैं रही है सर। प्रोड्यूसर से यही कहना चाहूंगा कि प्लीज उसे रिलीज करें। कहाँ फंस रही है सर, कुछ पता चला। आप, फिल्म सेंसर भी हो गई है, और जहां तक मुझे पता चला है। लेकिन पता नहीं क्या वजह है क्या नहीं। मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स कुछ रास्ता निकालेंगे, और वो फिल्म जो है बाहर आए। फिल्म इसीलिए बनती है, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है। आई एम आपने जस्ट वेटिंग फॉर दैट फिल्म। आपने अगर नोटिस किया हो तो ऐसा है कि आपको मैं खुद बहुत लंबे टाइम से फॉलो करते आ रही हूँ, मुक्काबाज के पहले से ही। तो वो एक इज्जत जो है वो आ ही जाती है। और मेरे लिए खुद ही एक फैन मोमेंट है कि मैं बार बार हाँ जी सर, सर आप बोलिए। तो अभी जाते जाते मैं एक चीज जो है वो, पॉलिटिकल टर्न नहीं देते हैं इसको, लेकिन हाँ आप क्योंकि बनारस ही बिलोंग करते हैं, और बनारस गोरखपुर बिहार ये कोई डिस्टेंस नहीं है, ये सारे आपस में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, जुड़े हुए लगते हैं। तो आपको बिहार के पॉलिटिक्स से, यूपी के पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा फेमिलियर रहे होंगे स्टार्टिंग से ही। तो आपके सामने जब ये रंगबाज आई थी उस टाइम पे क्योंकि आपको आइडिया था कि असल में साहबुद्दीन का क्या रेपुटेशन रहा है, या किस तरीके के नेता रहे हैं, बाहुबली रहे हैं, तो वो स्क्रिप्ट लेने के पहले या शुरू करने के पहले ऐसा कोई विचार या ऐसा कोई खौफ जो कि दिमाग में आया हो। नहीं, ऐसी मैं ये मानता हूँ, आप जब ईमानदारी से काम करते हैं तो वो ईमानदारी लोगों के दिल को छूती है। हाँ जी। कभी भी ये इंटेंशन नहीं था मेरे काम करने के पीछे, और मैं ऐसी कोई यात्रा नहीं शुरू करना चाहता जहाँ कोई ऐसा मकसद है कि किसी को गिराना है या किसी को बढ़ाना है। इस उद्देश्य से काम नहीं करता। मैं कलाकार हूँ, और मैं चाहता हूँ न्यूट्रल तरीके से किसी भी चीज से जुड़ूं, और उसको अच्छे से निभाऊं और जीऊं। बाकी हाँ, मैं पूर्वांचल में मैंने बहुत बाहुबली देखे हैं। एक ऐसा वक्त था
बहुत सारे बाहुबलियों को देखा है, तो वो सारी चीजें एज एन एक्टर मेरे काम आ जाती। वो सारा एक्सपीरियंस जो है रोज आपने आंखों से देखा है बचपन से या सुना है अपने आसपास के लोगों से, वो मतलब उस किरदार को जीना और ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। खैर बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास सवाल बहुत ज्यादा है, बहुत लंबे हैं, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ ये सोचना पड़ जा रहा है मुझे खुद। और मेरे ख्याल से जब मैं ये इंटरव्यू खत्म करूंगी तब मैं खुद सोचूंगी कि ये क्वेश्चन तो मेरे रह ही गए जो मैंने सोचा हुआ था। खैर नहीं, कोई नहीं। अच्छा है, कुछ चीजें रह जाएं तो अगली मुलाकात के लिए वो मिठास और इसी वो बहाने बेचैनी बनी रहती इसी है। बहाने आपसे अगली मुलाकात होगी और आपको हम वापस से लेके आएंगे, सिया के बिल्कुल रिलीज होने के पहले ही बिल्कुल लेके आएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो सर जाते जाते एक वो जो आपका डायलॉग था, मैं क्योंकि मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाह रही, मेरे मुंह से अच्छा भी नहीं लगेगा वो, क्या शौक क्या? शौक शौक शमशीर वाला अच्छा अच्छा। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। वो मंच मेरी मजबूरी, शौक मेरा शमशीर। सर इसी डायलॉग के बाद आपने सबका दिल जीत लिया। धन्यवाद। बहुत बहुत बेहतरीन रही, और क्योंकि ये बिल्कुल एक ब्लॉकबस्टर हिट सीरीज है तो आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जल्दी आप हमसे दोबारा मिले और लंबे टाइम के लिए मिले और न्यूज रूम में मिले, वो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल 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 मिला जाएगा और न्यूज रूम में ही मिला जाएगा। जी। चलिए ठीक है, अभी आपकी अगली मीटिंग है तो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।